अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तारीख है 21 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। जियो पॉलिटिक्स और आलमी तिजारत के अंदर एक बुनियादी असूल ये होता है कि आपने सारे अंडे एक ही टोकरी के अंदर नहीं डालने। मिसाल के तौर पर रशिया मुतादिद ममालिक को अपना ऑयल सेल करता है, तो क्या आपने रशिया के फैसला साजों की ज़ुबान से ये बात सुनी है कि अब हम दीगर ममालिक को अपना तेल नहीं बेचेंगे, बल्कि सारा का सारा जो तेल है वो अब हम चाइना ही को बेचेंगे? या फिर आपने चाइना के फैसला साजों की ज़ुबान से इस बात को सुना हो कि अब हम ईरान से, वेनेजुएला से, दीगर अरब कंट्री से ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन चूंकि हमारे रशिया के साथ अच्छे और मिसाली ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा अब हम अपनी ज़रूरत का सारा जो तेल है वो अब हम रशिया ही से ख़रीदेंगे। क्या आपने रशिया और चाइना के फैसला साजों की ज़ुबान से इस पॉलिसी का ऐलान सुना है? नहीं सुना है और ना ही कभी सुनेंगे। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बदलती सियासी और माशी सूरत हाल होती है, यह तस्वीराती पॉलिसी होती है। यानी अगर कल को रशिया के अंदर कोई ऐसी क़यादत आ जाती है कि चीन से मुतलिक वो एक अलहदा नुक्ता नज़र रखते हैं, या फिर चीन के अंदर कोई पॉलिसी रशिया को लेकर तब्दील हो जाती है, तो इसमें अगर दोनों ममालिक एनर्जी फैक्टर के अंदर या सेक्टर के अंदर दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इन्हिसार करेंगे, तो फिर दोनों ही नुकसान उठाएंगे। एक और एग्जांपल पाकिस्तान की है। आपको पता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ और अब पाकिस्तान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो लिहाजा अगर किसी एक मुल्क से, मिसाल के तौर पर अमेरिका की तरफ से कोई ख़ास किस्म का कोई प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता है कि भाई आपने ये नहीं करना, तो पाकिस्तान उसका जवाब किस अंदाज में देता है? पाकिस्तान चाइना के साथ मज़ीद क़ुर्बतें बढ़ाकर देता है, तो बदले में अमेरिका अपने उस प्रेशर को कम कर लेता है या रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान अपना एक तवाज़ुन कायम रखने में कामयाब रह जाता है। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप की तरफ से एक सियासी, एक माशी और एक तस्वीराती बलंडर किया गया कि उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अपना जो तमाम दारो मदार है, चाहे वो सिफारतकारी के मैदान के अंदर हो, चाहे वो सियासी मैदान के अंदर हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मैदान के अंदर हो, ये सारे के सारे जो अपने अंडे थे उन्होंने अमेरिका की टोकरी के अंदर डाल दिए, जिसके नुकसानात और खुमियाजा अब वो भुगत भी रहे हैं। और एक डरावना ख्वाब उनके लिए बनकर आए हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तकरीबन एक साल पहले आपको ये याद होगा कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को लेने के हवाले से बात की गई थी और अमेरिका के नायब जो प्रेसिडेंट है JD वेंस, उन्होंने विजिट भी किया था, तो उस वक्त भी जो मगरबी दुनिया है उन्होंने अमेरिका के इस बयान को मजाक में ही डाल दिया था कि यह हकीकत होना ही नहीं है। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दिनों के अंदर जो इस मामले के ऊपर शिद्दत दिखाएगी और उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत ग्रीनलैंड लेना है, और डेनमार्क और अमेरिका की लफ्जी तकरार भी इस मामले के ऊपर हुई और इसका नतीजा ये निकला कि फ्रांस की तरफ से अपने 15 फौजी भेजे गए, जर्मनी की तरफ से अपने 13 फौजी भेजे गए, नॉर्वे की तरफ से भेजे गए, कुछ स्वीडन की तरफ से भेजे गए, और भेजे भी कितने गए? किसी ने 15 भेजे, किसी ने 13 भेजे, किसी ने 2 भेजे और किसी ने एक एक करके भेजा। यानी कुल मिलाकर तकरीबन ये 50 की तादाद भी नहीं बनती है। ये अमेरिका को ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने से रोकने के लिए इन फौजियों को भेजा गया। बदले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही कहा गया कि जिन जिन ममालिक ने ग्रीनलैंड के अंदर अपने फौजी भेजे हैं, मैं उनके ऊपर टैरिफ आयद कर दूंगा। ये सुनते ही सबसे पहले मगरबी दुनिया के सबसे अहम मुल्क समझे जाने वाले जर्मनी ने फौरी तौर के ऊपर अपने जो 13 फौजी जो भेजे थे ग्रीनलैंड के अंदर, उन्हें वापस बुला लिया। यानी यहाँ भी वो उस तरह का मुकाबला सिफारती मैदान के अंदर भी अमेरिका का नहीं कर सके। अब मामला क्या हुआ कि इस सारे मंजरनामे के अंदर यानी इतनी संजीदा किस्म की सिचुएशन बनी हुई है मगरबी दुनिया के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा मुल्क नहीं अभी तक सामने आ रहा, ना ही क़यादत सामने आ रही है जो इस बहरानी सूरत हाल को एक अच्छे से डील करे, सिवाय एक मुल्क के, और वो है कनाडा। मैं कनाडा की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं कनाडा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अक्टूबर 2025 में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की तरफ से अमेरिका का विज़िट किया जाता है, जहां पर वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं और वो वहां जाकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासी नब्ज़ को वो चेक करते हैं। उसके बाद उसके ठीक 3 महीने के बाद अक्टूबर में कोरिया के अंदर मार्क कार्नी की मुलाकात होती है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, और उसके कुछ ही महीनों के बाद 2 से या 3 महीने के बाद रिसेंटली जो आपने मुलाहिजा भी किया, जिसे बैन अल-अक़वामी मीडिया के अंदर बड़ी एक स्पेस भी मिली इस खबर को कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने एक ख़ुसूसी विजिट किया है, चाइना का बीजिंग का दौरा किया है। और इसके अंदर एक और जो हैरानकुन बात जो सामने आती है कि मार्क कार्नी जो हैं वो शी जिनपिंग के सामने
अमेरिका के बिहेवियर को रखते हैं, ग्रीनलैंड के बिहेवियर से मुतालिक रखते हैं, डेनमार्क से मुतालिक रखते हैं, और कनाडा को जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम 51 स्टेट यूएस की बनाएंगे, उससे मुतालिक ये तमाम चीज़ें शी जिनपिंग के साथ शेयर की जाती हैं। अभी ऐसा तो है नहीं है कि दो अफराद मामूली से बैठे हुए और वो मुकालमा कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी लॉ के ऊपर। ज़ाहिर है एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क के सरबराह से एक मुल्क के बिहेवियर से मुतालिक बात कर रहा है, तो दर हकीकत वो ताउन मांग रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि 2024 के अंदर जो अमेरिका के कहने के ऊपर कनाडा की तरफ से चाइना की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो टैरिफ आयद किया गया था 100%, इस मुलाकात के अंदर कनाडा की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है कि हम वो 100% का जो नंबर है वो 6% के ऊपर ले आते हैं, यानी 100% जो टैरिफ आयद किया गया था अमेरिका के कहने के ऊपर कनाडा ने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, उसको अब 6% के ऊपर टैरिफ कर दिया गया। इसके साथ साथ जो कनाडा के मार्कारनी के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम चाइना के साथ या बीजिंग के साथ अपने तस्वीराती ताल्लुकात भी बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये बात आपको बड़े अच्छे से मालूम है, इब्तदा के अंदर भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिस तरह से मगरबी दुनिया की तरफ से अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में डाल दिए गए, अब हुआ ये कि अमेरिका जिस भी मुल्क के साथ जैसा भी डील करता था, मगरबी दुनिया की कोई अपनी सोच उस तरह से नहीं होती थी। ये उसी लाइन को अपनाते थे जिस लाइन को अमेरिका भी अपनाता था। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने अगर ईरान के ऊपर कोई सख्त लाइन लेनी है, बदले में मगरबी दुनिया भी वही लाइन लेते थे। अमेरिका ने अगर वेनेजुएला से मुतलिक वही लाइन लेनी है तो मगरबी दुनिया भी वही लिया करते थे। अमेरिका ने अगर सीरिया से मुतलिक वही कोई सख्त लाइन लेनी है तो मगरबी दुनिया भी लिया करते थे। तो इसका नतीजा ये निकलता था कि इन 80 सालों के अंदर अगर वो ममालिक जो अमेरिका के सताए हुए थे वो मगरबी दुनिया के भी सताए हुए थे, वो भी उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं समझते थे। यानी मगरबी दुनिया ने किसी मुल्क के साथ अपने अंदाज में कुछ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की है, और यही वो वजह है कि रशिया और चाइना भी मगरबी दुनिया को कुछ अच्छा नहीं समझा करते थे, क्योंकि उनकी भी वही लाइन हुआ करती थी जो कि अमेरिका की थी। लेकिन जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया, और जाहिर है इसके अंदर एक और हकीकत भी है, ये कोई अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी नहीं है, एक फ्रंट फेस तो आपको नज़र आता है। आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएगा कि इसके अंदर मुमकिन तौर पर अमेरिका की कोई डीप स्टेट भी हो सकती है, उसने भी एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लिया है, और लेकिन उसका जो ज़ाहिरी फेस है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप है। हम आ जाते हैं दोबारा कनाडा वाले मामले के ऊपर। देखिए जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वेनेजुएला के सदर को अगवा क्यों किया, क्यों गिरफ़्तार किया? इस बात के ऊपर गिरफ़्तार किया ना कि कल को ये रशिया और चाइना के लिए एक बेहतरीन मार्केट ना बन जाए, तो लिहाजा इससे पहले कि रशिया और चाइना यहाँ पर मुकम्मल अपना असर और रसूख बढ़ाए तो हम वेनेजुएला के अंदर पूरा निज़ाम तब्दील कर लेते। फिर आपने ग्रीनलैंड वाले मामले के अंदर देखा कि यहाँ पर कौन सी लाइन अपनाई जा रही है। अमेरिका ये कहता है कि कल को ऐसा ना हो कि रशिया और चाइना आ जाएं तो इससे पहले मैं ही आकर आ जाऊँ। डेनमार्क ये कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि रशिया और चाइना यहाँ पर कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो बदले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप ही ने तो पिछले साल बताया था कि खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है आप ही के मुल्क की कि अमेरिका के रशिया और चाइना जो है ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं ग्रीनलैंड का। तो आपके तो अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है, आप हमें ये कैसे कह सकते हैं? ये होता है कि जब आप शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं और एक मुल्क की मोहब्बत के अंदर आप दीगर ममालिक के साथ भी बिगाड़ने के लिए इस तरह की खुफिया एजेंसीज़ के ऊपर मबनी रिपोर्ट भी शाया कर देते हैं, तो वो कल को आप ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होती है। तो बहरहाल अमेरिका की तरफ से वही किया गया कि भाई आपने तो खुद कहा था कि आपकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि ग्रीनलैंड के ऊपर रशिया और चाइना कंट्रोल संभाल सकते हैं, तो इसलिए इससे पहले वो आए, हमें ये कंट्रोल दे दीजिए, वरना हम खुद बज़ोर ताकत भी हासिल कर लेंगे। तो अब जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तमाम तर सिचुएशन को समझते हुए एक माकूल और अक़ली काम अगर वो को कर रहे हैं तो वो ये है कि वो बीजिंग के साथ अपने तस्वीराती ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम चाइना के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात चाहते हैं। बदले में उन्होंने जो पहला स्टेप उठाया वो ये उठाया कि चाइना के लिए अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं चाइना की, वो मार्केट कनाडा के लिए ओपन कर दी है। और इस फैसले का भी बरह रास्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो अमेरिका के एलोन मस्क जो शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत है, वो उन्हें होगा, क्योंकि दूसरे नंबर के ऊपर उन्हीं की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जो बड़े पैमाने के ऊपर फ़रोख्त होती हैं और पहले नंबर के ऊपर चाइना है। अब इसके साथ साथ जहाँ पर कनाडा की तरफ से चीन के साथ अपने तस्वीराती ताल्लुकात बढ़ाने की बात की गई है, और इसके अंदर जो अहमियत है वो ये है कि वेनेजुएला के ऊपर क्रैकडाउन हुआ इस बात के ऊपर कि रशिया और चाइना ना आ जाए, ग्रीनलैंड के ऊपर भी यही दलील है,
اور اب جو کینیڈا ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی بات کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ ایک لمبی سرحد کو شیئر کرتا ہے، اور دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی، تو عملی طور کے اوپر کینیڈا کی تو دیوار امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہی کینیڈا اور اسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ چین کو، جو کہ امریکہ ہے جسے اپنی پہلی ہٹ لسٹ کے اندر رکھتا ہے، اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی تعلقات، زراعتی تعلقات کو بڑھاؤ۔ اور کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں مارک کارنی، وہ اسی حد تک نہیں رکے ہیں، بلکہ وہ اس کے بعد قطر بھی گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قطر گئے ہیں تو یہ تو معمولی دورہ ہے، نہیں، یہ کہنے کو تو معمولی دورہ ہے، لیکن کینیڈا کی تاریخ کے اندر یہ غیر معمولی دورہ ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی کینیڈا کا جو وزیر اعظم ہے اس نے قطر کا دورہ نہیں کیا ہے، اور یہ مارک کارنی پہلے وزیر اعظم ہے جنہوں نے قطر کا دورہ کیا ہے اور ان کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ تو کینیڈا اب عملی طور کے اوپر آپ کو اس نقشے کے اوپر یا اس پالیسی کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے کوئی جذباتی بیانات نہیں دینے، میں نے کوئی دھمکی آمیز جملے استعمال نہیں کرنے، بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ جو اصول تھا جیو پولیٹکس کا اور عالمی تجارت کا کہ آپ نے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالنے ورنہ یہ کل کو نقصان دیں گے، اب اس پالیسی کے اندر آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہا ہے، اور کچھ انڈے وہ چائنا کی ٹوکری میں بھی ڈالنا چاہتا ہے، کچھ قطر کے اندر بھی، اور کچھ دیگر مارکیٹ بھی وہ ڈھونڈنے کی ضرور وہ کوشش بھی کرے گا۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ جو ڈیوس کے اندر ہم دیکھنے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر مارک کارنی کا بڑا ایک مشہور جملہ وہ بھی میڈیا کے اندر گردش کر رہا ہے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مینیو میں ان کے ساتھ مینیو کے اندر شامل ہیں، یعنی ہڑپ کرنے والی پالیسی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ابھی ایک اپنے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر بھی ایک جو میپ ہے وہ شیئر کیا گیا، اس کے اندر کینیڈا کو بھی امریکہ کا حصہ قرار دیا گیا۔ تو مارک کارنی فی الحال دیگر ممالک کی نسبت عملی طور کے اوپر آپ کو کچھ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن عملی طور کے اوپر اگر کوئی فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ عملی طور کے اوپر اگر کوئی ملک چیلنج کر رہا ہے یا امریکہ سے نکل کر نئے ممالک کے نئے مارکیٹ تلاش کر رہا ہے تو وہ فی الحال آپ کو کینیڈا ہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا فلیش پوائنٹ جہاں پر مڈل ایسٹ ہے تو وہاں پر یورپ بھی بنا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جرمنی ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، یہ کیا لائن لیتے ہیں، عملی لائن کیا لیتے ہیں، زبانی کلامی کی بات نہیں، بیانات کی بات نہیں، عملی لائن یہ کیا لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، یہ بھی کوئی علیحدہ لائن لیں گے اور اسی طرح چائنا والا رستہ اپنائیں گے، یا فی الحال یہ کوشش کریں گے کہ امریکہ ہی کے ساتھ انگیج رہے؟ آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب